हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और मैं आपके साथ आज लेकर आई हूं PYQ लेक्चर सीरीज़ ऑफ पार्ट 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। एट द फर्स्ट लैटिट्यूड द डेप्थ ऑफ ओजोन कॉलम एट स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ 1 atm इज अबाउट। पूछ रहे हैं कि मिड लैटिट्यूड इट्स मीन स्ट्रेटोस्फेयर द डेप्थ ऑफ ओजोन कॉलम की डेप्थ कितनी होती है एक स्टैंडर्ड ATM प्रेशर पे। ठीक है, हमें पता है कि 1 डॉप्सन यूनिट जो होता है वो कितना होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि डेप्थ ऑफ ओजोन कॉलम एट स्टैंडर्ड ATM। तो जब हम मेज़र करते हैं एक एवरेज जो एवरेज यूनिट होती है डॉप्सन की, वो निकल कर आती है 300 डॉप्सन। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 300 डॉप्सन यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 mm से, तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आएगा 3 mm। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है ये कि मिड लैटिट्यूड पे ओजोन कॉलम में एट स्टैंडर्ड ATM प्रेशर पर कितना ओजोन प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या होता है 3 mm। अगर डॉप्सन में अगर आपसे पूछा जाए तो कितना लिखोगे 300 डॉप्सन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियो एक्टिव इफेक्ट ऑफ एरोसोल्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस देन ग्रीन हाउस गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो एक्टिव इफेक्ट क्या होता है? रेडियो एक्टिव इफेक्ट जो है बेसिकली जब वार्मिंग और कूलिंग दोनों इफेक्ट जब होते हैं, दैट इज़ द रेडियो एक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अर्थ वार्म भी होती है और कूल भी होती है ड्यू टू एरोसोल्स। ठीक है, और इन एरोसोल्स को मतलब डिटेक्ट करना, उनको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है, उनको एक्सेस करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस सच एज जो आपका CO2 है, मीथेन है, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। बट ये बहुत एक स्टैगनेंट जो है, एक नॉर्मल कंडीशन में एवरीवेयर जो है वो स्प्रेड आउट है। ठीक है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लोकेशन पे जो है वो स्प्रेड आउट है। बट इन द केस ऑफ एरोसोल्स क्या हैं? डस्ट और सूट पार्टिकल्स होते हैं जो वेरी करते हैं विद टाइम, लोकेशन, और ये क्या है एटमॉस्फेयर में बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो इसीलिए इनको डिटेक्ट कर पाना हार्डर होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि एरोसोल जो हैं वो हार्डर टू स्टडी देन ग्रीन हाउस गैस। येस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम रीज़न की बात करें तो रीज़न क्या कह रहा है यहाँ पे? एरोसोल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटमॉस्फेयर। येस, दिस इज करेक्ट। एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बताया कि ये किसके साथ? लोकेशन के साथ, टाइम के साथ और के साथ वेरी करता है, इसीलिए ये स्प्रेड आउट नहीं है इवनली, और ये कीप चेंजिंग विद टेम्परेचर, लोकेशन एंड टाइम। ठीक है, तो असर्शन और रीज़न जो हैं वो दोनों ही करेक्ट है, और जो आर जो है रीज़न जो है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताना है हमें? आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज कांस्टेंट एट ऑल लैटिट्यूड। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो कांस्टेंट है ऑल लैटिट्यूड पे। Environmental lapse rate varies with altitude at a specific latitude. Option number C, environmental lapse rate is constant at particular latitude. Option number D, environmental lapse rate is always positive. तो करेक्ट स्टेटमेंट पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैप्स रेट होता क्या है। लैप्स रेट बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, एल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। हमने देखा होगा जब हम हिमालयाज़ में या नॉर्दर्न रीजन में जब भी हम जाते हैं, जैसे जैसे पर किलोमीटर पे जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर ऊपर मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता चला जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं इन जनरल लेमन लैंग्वेज? लैप्स रेट। ठीक है,
लैप्स रेट उसी को कहते हैं। देन यहाँ पे क्या है, 3 तरीके के लैप्स रेट होते हैं। एक होता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, एक होता है सैचुरेटेड लैप्स रेट। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, एक्चुअल रेट ऑफ टेम्परेचर इन रियल एटमॉस्फेयर। एक्चुअल रेट ऑफ टेम्परेचर जब चेंज होता है इन रियल एटमॉस्फेयर, उसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। और ये कांस्टेंट नहीं होता कभी भी, हमेशा क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, रेट एट विच ड्राई एयर राइज और सिंक, नो हीट एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है कि ड्राई एयर जो है वो राइज होती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट बोला जाता है। और ये क्या होता है कि नियरली कांस्टेंट होता है, इसका जो कंसंट्रेशन रहता है वो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर चेंज होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कितना रहता है आपका, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर चेंज होता है। सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि इट इज़ द रेट एट विच मोइस्ट एयर, कौन सा एयर, मोइस्ट एयर जो है आपका वो राइज और कंडेंस होता है। और ये कभी भी जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता है 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या फिर 7 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इसी की रेंज में जो है ये वेरी करता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज़ अ कांस्टेंट एट ऑल लैटिट्यूड, कह रहा है कि कांस्टेंट होता है हर लैटिट्यूड पे। इट इज़ नॉट कांस्टेंट एट और लैटिट्यूड, इट्स नियरली कांस्टेंट, ठीक है। ये नियरली कांस्टेंट होता है बट कंप्लीट कांस्टेंट नहीं होता, इसका जो वैल्यू है वो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट वेरी विद एल्टीट्यूड एट अ स्पेसिफिक लैटिट्यूड, environmental lapse rate vary with altitude at a specific latitude. Yes, this is the correct statement because time, weather, surface heating की वजह से जो है वो आपका लैप्स रेट जो है वो वेरी करता है। जैसे कि आप देखते हैं जो नाइट टाइम में क्या होता है, वेदर क्या होता है, कूल होता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट वेरी करेगा। ड्यूरिंग द डे टाइम जो है वो हॉट होता है कंडीशन, तो तब वेरी करता है, ठीक है। सीजन पे वेदर करता है, क्लाउडी है, नॉर्मल है, तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट तब भी वेरी करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट वेरी विद एल्टीट्यूड, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक लैटिट्यूड। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज कॉन्स्टेंट एट पर्टिकुलर लैटिट्यूड, इट इज़ नेवर कॉन्स्टेंट एट पर्टिकुलर लैटिट्यूड, ठीक है। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो, दिस इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी था। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वाटर वेपर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन का जो बैंड होता है वो 2 बैंड्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका 5 to 8 की रेंज में, 5 to 8 माइक्रोमीटर, और दूसरा बैंड जो होता है वो होता है 12 to 17 माइक्रोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं आप, वाटर वेपर कौन से बैंड पे जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, 0.1 to 0.8 माइक्रोमीटर। ये जो रेंज है वो रेंज है यूवी विजुअल इंफ्रारेड की, ठीक है। ये इंफ्रारेड रेंज नहीं है, ये यूवी विजुअल रेंज है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है, ये नियर इंफ्रारेड रेंज है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका इनकरेक्ट है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये इन बिटवीन जो है और सिमिलर है बैंड नंबर 5 to 8 के बीच में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सोर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर ऑफ इंडिया। वाटर पोल्यूशन सोर्स क्या है मेजर रिवर ऑफ इंडिया में, एज वी ऑल नो सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन जो है वो अनट्रीटेड सीवेज की वजह से आता है,
देन सेकेंड नंबर पे एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, और थर्ड जो है वो अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, साइक्लोन यूज फॉर रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर फॉर पोल्यूटेड गैसेज आर मोर एफिशिएंट इन कलेक्टिंग पार्टिकल इन द साइज रेंज ऑफ। ठीक है, साइक्लोन को हम यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग द पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, और इनको इसका साइज रेंज जो है वो पूछ रहा है कि कितना रहेगा। इसका जो साइज रेंज होता है वो ग्रेटर देन और लेस देन जो है आपका 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, साइक्लोन जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, नॉट अ टाइनी स्मॉल पार्टिकल। तो आपका PM 2.5 जो है वो इससे रिमूव आउट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज स्पीच इंटरफेरेंस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अनॉयंस एंड इंसोमिया। ठीक है, तो नॉइज पोल्यूशन से क्या होगा आपका, स्पीच इंटरफेरेंस रहेगा, करेक्ट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी रहेगा, ये भी करेक्ट है, मूड स्विंग्स होते हैं या मूड चेंज होता है। ठीक है, ये दैट इज़ वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द नॉइस मेजरमेंट द रेफरेंस नॉइस लेवल रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ। जब हम नॉइस मेज़र करते हैं तो हमारा रेफरेंस नॉइस लेवल क्या रहता है। एक तो सबसे बड़ी बात कि साउंड इंटेंसिटी जो हम मेज़र करते हैं वो डेसिबल यूजिंग लॉगरिदम स्केल। ठीक है, रेफरेंस साउंड जो होता है आपका वो साउंड होता है जो सॉफ्ट साउंड होता है, जिसको हम बहुत इजीली हेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेफरेंस साउंड का जो वैल्यू होता है वो I नोट इज इक्वल्स टू 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन ए, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया इज क्रिटिकल टू इंडिया सिक्योरिटी। कह रहे कि डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज क्रिटिकल टू इंडिया सिक्योरिटी, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देन रीज़न क्या कह रहा है कि इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ थोरियम। इंडिया के पास बहुत सारा रिजर्वॉयर है थोरियम का, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, केरला और तमिलनाडु में। अब दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बट ऑप्शन रीज़न जो है इसका वो करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर इज़ द करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर हार्नेसिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय द ईयर 2030 इज 175 गीगावाट। देन क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एट STP इफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज 400 ppm, व्हाट इज द वैल्यू इन किलो जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो CO2 का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 400 ppm दे रखा है, और टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड STP पे कितना रहता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, और प्रेशर कितना रहेगा 1 ATM पे 101325 पास्कल, और आर कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कितना रहता है 8.314 जूल पर मोल पर केजी। मोलर मास ऑफ CO2 आपका होता है 44 ग्राम पर मोल। जब इसको फॉर्मूला में पुट ऑन करते हैं हम PV इज इक्वल्स टू NRT, तो इसका आंसर जो है वो निकल कर आता है आपका ऑप्शन नंबर ए 0.008। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है? द एक्सटेंट ऑफ पोल्यूटेंट इन ऑर्गेनिक इफ्लुएंट इज द बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑर्गेनिक इफ्लुएंट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा पैरामीटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं इनमें से? बीओडी एंड कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, बीओडी एंड टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टीओसी। ऑप्शन नंबर सी, बीओडी एंड टर्बिडिटी। ऑप्शन नंबर डी, टीओसी एंड टर्बिडिटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है हाउ मच ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रोब टू ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक मैटर। कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ब्रेक डाउन किया है इन दी कितना ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम किया है माइक्रोब ने ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो क्या होता है? बीओडी। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट होगा आपके वेस्ट वाटर में, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? बीओडी हाई होगा। और टीओसी क्या है? टीओसी मेज़र करता है टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन द वेस्ट वाटर। ठीक है, टर्बिडिटी आपका नहीं हो सकता। कंडक्टिविटी क्या मेज़र करता है? सॉल्ट और आयन कौन से प्रेजेंट है उसमें। टर्बिडिटी मेज़र करता है क्लाउडीनेस ऑफ द वेस्ट वाटर। ठीक है, देन इट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका 12 का? ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ऑफिशियली नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है हमारे? टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 17 गोल्स हैं। ठीक है, और जो एसडीजी गोल हैं इन्होंने रिप्लेस किया था मिलीनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को, जिनका टारगेट था 2000 से 2015 और जिसमें 8 टारगेट्स रखे गए थे, हमारे 8 गोल थे। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है अडॉप्ट किया था हमने कब? 25 दिसंबर 2015 को, जिसका एम जो था वो पीस, प्रोस्पैरिटी, सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल एंड प्लानट कॉज करना अप टू बाय 2030। तो टोटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं आपके 17 हैं। ठीक है, और 169 टारगेट्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड द 24-hour एवरेज परमिसिबल लेवल ऑफ PM 2.5। 24-hour एवरेज परमिसिबल लेवल जो है वो PM 2.5 का कितना रहेगा? तो आपका कितना रहता है वो? 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये 24 आवर के लिए। और 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो आपका एवरेज एनुअल कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI द वैल्यू ऑफ 350 रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ पोल्यूशन बीइंग। तो हमें AQI का अगर स्टैंडर्ड्स पता हैं, ठीक है, 0 to 50 जो होता है आपका गुड होता है कंडीशन, देन 51 to 100 जो होता है आपका सेटिस्फैक्ट्री होता है, 101 to 200 जो होता है आपका मॉडरेट होता है, और 101 to 300 दैट इज़ पुअर, 301 to 400 दैट इज़ वेरी पुअर, एंड 401 to 500 दैट इज़ सीवियर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर वैल्यू 350 है तो लेवल ऑफ पोल्यूशन कितना रहेगा? तो 350 वैल्यू पे कितना रहेगा आपका? वेरी पुअर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।